Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सीपैक को बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी करप्शन का सामना है। एनएचए सड़कों का कम, करप्शन का जाल ज्यादा बिछा रहा है। ऑडिटर जनरल की पकड़ो अरब रुपए का घपला पकड़ा गया। पाकिस्तान और भारत की समंदरी सरहदें माहीगीरों को कैदी बना रही हैं। दोनों तरफ जेलें गुनाहों से भरी हुई हैं। कुछ कैदियों की रिहाई मसले का हल नहीं, सोच को आजाद करना होगा। रही है, खौफ को हराकर दिल जीतने आ रही है। और पाकिस्तान में अमन की गाड़ी चल पड़ी। पंजाब से गवादर तक एडवेंचर से भरपूर सफर किया जा रहा है। कबायली इलाकों का पुरअमन और मुस्बत चेहरा दुनिया देख रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी वो मंसूबा है जिसकी कामयाबी हमारे मुल्क की मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। ये मंसूबा हमारी माशी तरक्की के लिए गेम चेंजर है, जिससे सड़कों का जाल बिछेगा, तरक्की आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये वो मंसूबा है जिसके लिए हुकूमत बहुत संजीदा है, तमाम तर आलमी दबाव को बर्दाश्त कर रही है और मुस्तकिल अनथक मेहनत के साथ काम कर रही है। यही वो बात है जिसका जिक्र आज वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने अपनी गुफ्तगू में भी किया। वो सीपैक पर हुए क्या कह रहे थे, पहले ये सुनिए। ये सीपैक का कमाल है। गिलगित से लेके गवादर तक पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर ये 27 अरब डॉलर के मंसूबे पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हो चुके हैं। चाइना के जरिए और सीपैक के जरिए हमें एनर्जी सिक्योरिटी हासिल हुई है। ये एक बहुत बड़ा सीपैक की कंट्रीब्यूशन है। एनर्जी सिक्योरिटी हासिल हुई है। क्या इंपॉर्टेंस है सीपैक की, एहसन इकबाल की खुसूसी जो गुफ्तगू थी आज सीपैक से मुताल्लिक की आपने सुनी। सीपैक अब हमारे लिए इतना अहम है क्यों और इसकी तकमील से हमें फ़ायदा क्या होगा, इस बारे में एक मुख्तसर सी रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। ये रिपोर्ट देखें, फिर इस पर तफसीलन बात होती है। तो ये तमाम तर वो तरक्की है जो कि सीपैक की कामयाबी के साथ मशरूत है, उससे मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई है। लेकिन ये तरक्की इस वक्त मुमकिन है कि जब ये मंसूबा अपनी असल रूह के मुताबिक इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल हो सके। इस मंसूबे का करप्शन से पाक रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसा होता हुआ बाकायदा तौर पर तो नज़र नहीं आता। इसका जो वाज़ेह सबूत हाल ही में सामने आने वाली ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, अब ये बताती है कि सीपैक से जुड़े नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो 52 मंसूबे हैं, इन 52 मंसूबों में 470 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। जिन मंसूबों में बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई हैं, वैसे तो उनकी फहरिस्त अगर उठाकर देखी जाए तो बड़ी एक लंबी फहरिस्त है इसकी, इसीलिए इन तमाम मंसूबों का एक एक करके जिक्र करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ मंसूबे हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, जिसके अंदर कराची लाहौर मोटरवे सबसे अहम है। इस मंसूबे में रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। यही वो मंसूबा है जो बता रहा है कि मनपसंद कंपनीज हैं जिनको ठेके दिए गए और इसी तरह से सखर मुल्तान मोटरवे में ज़ाब्तगियां पाई गई हैं। फिर बेशतर मंसूबे ऐसे हैं जिसमें इंतजामिया की मंजूरी के बगैर एक ही कंपनी है जिसको मुख्तलिफ ठेके दे दिए गए। कई जगह इजाफी अदायगियां भी की गई हैं और इन तमाम तर बेज़ाब्तगियों के बायस 470 अरब रुपए का घपला हुआ है। और ये तमाम तर जो बेज़ाब्तगियां हैं ये फिर जाकर मिल जाती हैं सीपैक से जुड़ी हुई हैं, जिसका खदशा चीन रवां साल मई में जाहिर कर चुका है। चीन पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनीज की जानिब से सीपैक के मंसूबों में करप्शन का खतरा जाहिर किया था, जिसके बाद दोनों मुमालिक ने ट्रांसपेरेंसी एग्रीमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट्स के
मुआहदे पर भी दस्तखत किए थे। ताहम सीपैक में करप्शन को कंट्रोल किया जा सके और इस मुआहदे के बावजूद NHA में 470 अरब रुपए की जो बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं वो एक बड़ा सवालिया नहीं। तो इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब। PTI के तो रहनुमा हैं आप, लेकिन कौमी असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन भी हैं। इसके अलावा ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद आरिफ अलवी साहब में 470 अरब रुपए की करप्शन का जो मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाने की सिफारिश भी की है। तो उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब आपका। ईयर के ऑडिटर जनरल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी में 400 अरब रुपए की करप्शन का इंकिशाफ किया है। अब ये जो इंकिशाफ है जाहिर एक बहुत बड़ी करप्शन है ये, और 52 मंसूबे ऐसे हैं जिसमें खुर्द-बुर्द सामने आई है। अब ये जो आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाने के लिए खुर्शीद शाह साहब को खत लिखा है, तो आपके इस एफर्ट के बाद, आपके इस खत के बाद कोई रिएक्शन आया सामने? इस खत पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, मगर इसकी मैं मीटिंग है 2 नवंबर को भी पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग है, तो मैं उसमें शरीक होऊंगा और इस खत को पुश करूंगा, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी और हुकूमत इस तरह से चल रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग्स और मुकमुका की कैफियत पैदा होती है। हमारा एज द अपोजिशन हम समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार है वो अपोजिशन के हवाले से अनोखा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है सवाए हमारे। तो हम ये समझते हैं कि ये नुकात हम उठाएंगे, मगर किस्सा ये है और उठाएंगे और इसकी तह तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये इशू भी डाला हुआ है और बहुत सारे इशू ठीक है, आपने इसीलिए मामला उठाया। तो आरिफ अलवी साहब, खुर्शीद शाह साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और ऑडिटर जनरल ने जिन 52 मंसूबों में खुर्द-बुर्द का ये इंकशाफ किया है, इसमें मोटरवे भी शामिल है। सक्कर खुर्शीद शाह साहब का अपना हल्का है, तो उनकी अपनी तवज्जो आप कितनी देख रहे हैं? वो खुद कितने संजीदा नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर? इसको हल करने के लिए कोई कोशिश उनकी जानिब से? मुझे मालूम नहीं है। ये जब मामला आएगा रिपोर्ट का बहस में पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तब ये बात आया होगी इंशाअल्लाह, कौन कितना कीन है और इसकी तह तक कैसे पहुंचा जाएगा। मगर पब्लिक अकाउंट कमेटी में बहुत सारी आती है। मगर आप ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी सारे अकाउंट्स को नहीं देखती, यानी ऑडिटर जनरल सारे अकाउंट्स को नहीं देखता। ऑडिटर जनरल एक सैंपलिंग करता है 2% से 5% अकाउंट के। ठीक है, यानी अगर आप 5% अकाउंट पाकिस्तान के अंदर ये गड़बड़ देखें तो इसका मतलब 95% में तो और भी बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा होगा। आप समझे मेरी बात? यानी ऑडिटर जनरल सारे बारीकी से एक अकाउंट नहीं देखता, वो बस सैंपल उठा लेता है 5। तो आरिफ अलवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज होती है, मखसूस अकाउंट्स हैं जिनको जांच की जाती है, लेकिन यहाँ तो करप्शन पकड़ ली गई है जब है। तो ऐसे मंसूबे में जो कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है, हमारी माशी खुशहाली से जुड़ा हुआ है, आलमी तर्ज का ये मंसूबा है, अब अगर इस पर एक्शन ना हुआ तो दुनिया भर में पाकिस्तानी की बदनामी है। तो और जो लुटेरे हैं जिसके अंदर सियासतदान बहुत बड़े बड़े हैं, ये इससे गर्ज नहीं है कि वो हज हो, इनको इससे गर्ज नहीं है कि वो बैतुल माल हो, इनको इससे गर्ज ज़कात का पैसा हो, इनको इस बात से गर्ज नहीं है कि वो गरीबों का पैसा थरपारकर में बच्चे भूखे मर रहे हो, बीमारी से मर रहे हो, पानी की कमी से मर रहे हो। इनको इस बात से गर्ज होता तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता। तो अगर आप ये कहें कि सीपैक से कहीं ज्यादा अहमियत मैं उन जानों को देता हूं जो गुर्बत की वजह से पाकिस्तान के अंदर मर रहे हैं या बीमारी से मर रहे हैं जहां पर इलाज ना हो, या 7 के धमाके के बाद जब अस्पताल के अंदर कुछ ना हो तब मर रहे हो। तो मैं समझता हूँ सीपैक और ये सब कुर्बान है उन जानों के ऊपर जी, जहां हम पाकिस्तान ये मामला यकीनन बहुत संगीन, लेकिन जब करप्शन होती है तो इस तरह के मामला सामने आते हैं। अब करप्शन तो पकड़ी गई है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खुद इसका इंकिशाफ कर दिया है, 470 अरब रुपए का वो घपला बता रहे हैं, रिपोर्ट दी है उन्होंने, तो एक्शन भी तो होना चाहिए। एक्शन आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं लिया जा रहा है? रुकावट क्या है एक्शन लेने? मैं पता करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो नोटिस दिया जाता है तो वो आमतौर पर 15 दिन का नोटिस होता है। अब वो मामला मैच्योर हो गया होगा, अब इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी में करप्शन का जायरा ये पहला केस नहीं है। कुछ माह पहले हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई स्कैंडल तो सामने आता रहा है। 2013 में आया, 14 में आया, 15 में आया, तो फहरिस्त हमें नजर आ रही है इन केसेस की।
माजी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जेर बहस भी रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उसके बावजूद कभी इस इदारे के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो अब कैसे होगा? वहां पर करप्शन जो होती रही है, जो पुराने केसेस थे उन पर नहीं हुआ, तो इस बार किस तरह से होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी का क्या हाल है कि कराची से हैदराबाद तक 15 घंटे के ट्रैफिक जैम्स हुए, उसके अंदर भी बहुत बड़ा स्कैंडल है, अभी तक तैयार नहीं हुई। 70 किलोमीटर का रास्ता बीच में खुला, उस पर उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा ज्यादती अवाम के साथ नहीं हो सकती कि जब आप कोई मुतबादिल रास्ता ना हो, 15 घंटे के ट्रैफिक जैम्स उस पर रहे, तो इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से ये पब्लिक को ट्रीट करते हैं। और इस पर भी तहकीकात के लिए मैंने खत लिखा, इस पर कोई तहकीकात नहीं मिली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने और चेयरमैन ने वादा किया कि डॉक्टर साहब हमने कोई तहकीकात, आज तक वो तहकीकाती रिपोर्ट मेरी नजरों में भी नहीं आई और पब्लिक भी नहीं हुई कि इन्होंने कराची और हैदराबाद के हाईवे का क्या। यही मैं पूछना चाह रही हूँ आरिफ अलवी साहब कि अब अगर इस मर्तबा फिर ऐसा होता है, यकीन दहानियां कराई दी जाती हैं और फिर एक्शन होता, तो क्या करेंगे? आप अदालत जाएंगे, नैब को कहेंगे, स्ट्रेटेजी क्या तय की जाएगी? मैं देखता हूँ, ये मेरे ख्याल से इस बात को इनकार कि इसकी तहकीकात हो, ये हमें इनकार नहीं कर सकते, यकीनन तहकीकात होगी। आप फिक्र नहीं करें, फिर देखते हैं क्या होगा, फिर कवर अप होगा तो फिर हम पब्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन हमारे हमरा थे और कह रहे थे कि तहकीकात भी होगी और एक्शन लेने की भी कोशिश की जाएगी। सीपैक से जुड़े हुए ये मंसूबे हैं और इनके अंदर ना बहुत ही संगीन मामला है ये, जिसकी फौरी तौर पर तहकीकात के साथ एक्शन होना जरूरी है। हम एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट की। श्रीलंकन टीम है, 8 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रही है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। सिलसिला जहां से टूटा था आज वहीं से जुड़ने जा रहा है। तकरीबन 8 साल हुए और 8 साल के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान लौट रही है। वही शहर है जहां पर हमला हुआ था, उसी शहर में एक्शन में होने जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा T20 इतवार को होगा और ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी का खैर मकदम होगा। शाम 6 बजे मैच का आगाज होगा। पार्किंग एरिया से लोगों को स्टेडियम तक लाने के लिए खुसूसी शटल सर्विस भी चलाई जाएगी। सिक्योरिटी के जो सारे इंतजामात हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। मैच की सिक्योरिटी के लिए 11,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे और स्टेडियम में दाखिले के लिए वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और नादरा की बायोमेट्रिक मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जबकि टीम के जो रूट्स हैं, छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जा रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी मैच के लिए मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक प्लान बनाया है। शहरियों की सहूलत के लिए 5 पार्किंग स्टैंड्स भी मुख्तस किए जाएंगे और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल रूट्स भी दिए जाएंगे। मुख्तसरन ये कि ये तमाम तर जो इंतजामात किए जा रहे हैं इन पर मुकम्मल तौर पर काम भी शुरू हो चुका है। बस श्रीलंकन टीम का इंतजार हो रहा है जो हफ्ते और इतवार शाम को पाकिस्तान पहुंचेगी। तो ये इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कुछ ला रहा है, पीसीबी के लिए कितनी बड़ी ये कामयाबी है और अब तक क्या क्या इंतजामात मुकम्मल हो गए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकील। वैसे तो बहुत सारे इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, जितना वहाँ पर क्रिकेट के फैंस आएंगे उनके लिहाज से बड़े इंतजामात किए गए हैं। आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि कितना काम अभी बाकी रह गया है और लाहौर में कितना जोश है इस मैच को लेकर। जी नाजिया, बिल्कुल ये मैच पाकिस्तान के लिए और पीसीबी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि 8 साल पहले 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर लिबर्टी चौक पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे। ये बहाली है पाकिस्तान क्रिकेट की, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह आपने बताया, जिम्बाब्वे, कीनिया और वर्ल्ड 11 की टीमें पाकिस्तान आई। यहाँ पर जहाँ तक इंतजामात की बात है तो क्रिकेट जो के मामला जो हैं, जिसमें अंदर पिच की तैयारी और तमाम जो स्टेडियम है उसको बिल्कुल वो मुकम्मल तैयार है। यानी आप ये कह सकते हैं नाजिया कि बिल्कुल स्टेज तैयार है, अब सिर्फ यहाँ पर खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। जहां तक बात है सिक्योरिटी की, हाँ। तो जाहिर है बिल्कुल 10 से 11,000 पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के दस्ते जो हैं वो तैनात किए गए हैं, यानी कि भरपूर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। अकील हमारे साथ ही रहे। खालिद महमूद साहब ने ज्वाइन किया है हमें, साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब। अब 8 साल के बाद क्रिकेट टीम श्रीलंका की वापस लौटी है और जिन हालात में गई थी, बड़े खराब हालात थे वो, और बहुत वक्त लगा है, लेकिन बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है। कितना अहम दौरा आप समझते हैं क्रिकेट टीम का ये? जी, बहुत ही अहम है ये दौरा। इसलिए अहम नहीं है कि श्रीलंका की कोई
दुनिया में बड़ी साख है या कोई बड़ी मजबूत टीम है या कोई बड़े अजीम शान इसमें खिलाड़ी हैं, ये बात नहीं है। बात यह है कि ये वही टीम है जिसपे 2009 में लाहौर शहर में कदाफी स्टेडियम जाते हुए दहशत गर्दों ने हमला किया था और ये वापस चले गए थे। वो दौरा जो था वो पूरा नहीं हो सका था। अब उनका 8 साल के बाद लौट कर वापस आना और उसी वेन्यू पर उसी स्टेडियम में दोबारा मैच खेलने पे आमादगी जाहिर करना, इसकी बहुत ही सिंबॉलिक वैल्यू है। यानी इसकी ये वैल्यू है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग शुरू की हुई थी उसमें अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी है हमारे मुल्क को, हमारी अस्करी कुव्वतों को, फौज को, दूसरे अदारों को। तो अगर ये मुकम्मल तौर पे अभी भी खात्मा उसका नहीं हुआ, जिम्बाब्वे के दौरों का भी इम्कान है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, पुराना वक्त लौटने वाला है। जी, हम आहिस्ता आहिस्ता, यानी आहिस्ता आहिस्ता पे बहुत आपको जोर देना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया था कि ये दहशतगर्दी एक बड़ी नामुराद और बड़ी खौफनाक चीज है। एक कोई छोटे से छोटा वाकया, चाहे वो दूर दराज किसी मुकाम से हो, कोई 2-4 जाने जाया चली जाए, तो उससे पैगाम जो है वो बड़ा मनफी चला जाता है। तो हमें दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए ऐसे वाकयात पेश ना आए। और अगर ये चीज ऐसे ही रहेगी और सूरत हाल पे ऐसे ही काबू पाया जा सका जैसे कि इस वक्त सूरत हाल है, तो फिर इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि वेस्ट इंडीज आए और जिम्बाब्वे आए। असल में ये है कि जो टॉप टीमें हैं आईसीसी की मेंबर ममालिक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें जनूबी अफ्रीका आती रहेंगे। फिर पीएसएल के तकरीबन 7 मैचेस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। कराची है, लाहौर है, दोनों जगह पर होंगे मैचेस। इन मैचेस के बाद उम्मीद की जा सकती है कि लाहौर के अलावा जो दीगर शहर हैं वहां पर भी टीमें आकर खेलें, इंटरनेशनल क्रिकेट दूसरे शहरों में भी हो। जी बिल्कुल, ना सिर्फ उम्मीद करनी चाहिए बल्कि हमें कोशिश भी करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा तासुर जाएगा जब हम कराची में मैच करवाएंगे या मुल्तान में कराएंगे या पेशावर में भी कराएंगे, जहाँ भी हम करवा सकते हैं। तो उससे ये पैगाम जाएगा कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों में भी हमारी सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनमें इतनी सलाहियत है, उनमें इतनी कुव्वत है कि वो इंतजाम कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। दूसरे जो एक महरूमी का एहसास कुछ खामहा पैदा हो रहा है दूसरे शहरों में, कराची वगैरह में, वो एहसास भी खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि उन तमाशाई जो हैं लाहौर में दूसरे शहरों से कितने क्रिकेट के फैंस पहुंचे हैं और उनकी भी ख्वाहिश का इजहार ये हो रहा होगा, आपने सुना कि वो भी चाहते हैं कि दूसरे शहरों में मैचेस हो, कराची में भी हो और दीगर जो शहर हैं वहां पर भी इसी तरह से मैचेस का इनेकाद किया जाए। जी बिल्कुल नाजिया, ये पूरे अपना राइट है उनका कि दूसरे जो शहर हैं, जिस तरह कराची है, कराची में तो आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों नजम सेठी जो कि चेयरमैन पीसीबी है, उन्होंने विजिट भी किया है वहाँ पर, अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें की हैं और उन्होंने वहाँ पर जो सिक्योरिटी वफ्द भी आया आईसीसी ने, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो सिक्योरिटी के इसी तरह जिस तरह लाहौर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है और लाहौर में मैचेज़ हो रहे हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि मुस्तकबिल में कराची जो है उसमें PSL के मैचेज़ होंगे। और उसके बाद जिस तरह यहाँ पर श्रीलंका की टीम आकर एक T20 खेल रही है और जिस तरह उसी तरह अगर वेस्ट इंडीज की टीम तो खैर अभी लाहौर में खेलेगी, दूसरे शहरों में भी जाहिर है सिक्योरिटी के बेहतरी के इंतजाम करने से दूसरे शहरों मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर और कराची में भी इसी तरह मेले सजेंगे और क्रिकेट की जो है रौनकें वो बहाल होंगी और शायकीन अपने घर के करीब देखेंगे। यहाँ पर मैं नाजिया ये बताता चलूँ कि यहाँ पर कराची से हमने कल एक रिपोर्ट बनाकर भेजी थी, उसमें कराची से यहाँ तक कि बैरून मुल्क से भी मलेशिया और दीगर ममालिक से लोग आए हैं अब लाहौर में और इस मैच को देखने के लिए उन्होंने टिकटें भी खरीदी हैं। और अगर दूसरे शहरों में इसका इनेकाद होगा तो शायकीन के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अकील आपका। अकील हमें जो मुकम्मल तौर पर सूरत-ए-हाल है उससे आगाह कर रहे थे। बड़ा ही खुशाइन ये लम्हा है, मौका है जिसे एंजॉय करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लाहौर में होने वाली ये क्रिकेट और ख़ासतौर पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जो वापसी है वो पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइंद है। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और खबरें उन पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया।
वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान समुद्री हुदूद का मसला दहाइयों पुराना है, लेकिन इसके जो नताइज हैं आज भी दोनों जानिब के माहीगीरों को भुगतना पड़ रहे हैं। चूंकि समंदर में सरहद की कोई वाज़ेह निशानदेही नहीं होती, इसलिए अक्सर माहीगीर गलती से सरहद पार कर जाते हैं और फिर कैद उनका मुकद्दर बन जाती है, जो किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब उन्हें रिहाई मिले। तो पाकिस्तान इतवार को 68 भारतीय माहीगीर रिहा करने जा रहा है, जिन्हें वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत के हवाले किया जाएगा। ये माहीगीर एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी जेलों में कैद थे और समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर ही इनको गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान और भारत दोनों की जेलों में जो कैद माहीगीर हैं उनका हाल क्या है, इस हाल तक किस तरह से पहुंचते हैं और फिर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और मदद के तलबगार रहते हैं, इस पर हमने एक मुख्तसर सी मालूमाती रिपोर्ट बनाई है। आप ये रिपोर्ट देखें, फिर इस पर मज़ीद बात होगी। तो समंदरी हुदूद का ये मामला है, वाज़े नहीं है। इसकी बुनियादी वजह सरक्रीक का नक्शा अगर आप देखें इतनी बारीक पट्टी है कि माहीगीरों के लिए ये अंदाज़ा लगाना ही नामुमकिन है कि वो किस वक्त पाकिस्तान की हुदूद में और किस वक्त वो भारतीय हुदूद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये ज़रा सी गलती होती है और दोनों ममालिक की जो फोर्सेस हैं उनके चुंगल में ये माहीगीर फंस जाते हैं। इसके बावजूद के माहीगीरों की गिरफ्तारियाँ आलमी कवानीन के खिलाफ हैं और पाकिस्तान भारत दोनों ही ममालिक एक मुआहदा है, उस मुआहदे के पाबंद हैं। बाज़ औक़ात इस मुआहदे पर अमल भी किया जाता है, लेकिन जो ही पाक भारत कशीदगी बढ़ती है, तनाज़ा बढ़ता है, टेंस होते हैं ताल्लुकात, माहीगीरों की गिरफ्तारियों में भी इजाफा हो जाता है। अभी 18 अक्टूबर को भी इसी तरह का एक ताज़ा वाक़या पेश आया था, वो रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान ने 25 माहीगीरों को गिरफ्तार किया और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। दोनों जानिब से माहीगीरों की गिरफ्तारियां आम बात हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद जो दर्द और तकलीफ दोनों जानिब के जो माहीगीर ख़ानदान होते हैं उनको उठाना पड़ती है, इसका एहसास हुकूमतों को हरगिज़ नहीं है। किस हाल में रह रहे होते हैं ये लोग और उनके ख़ास तौर पर घर वाले, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बिन पानी की मछली की तड़प से कहीं ज्यादा पाकिस्तान और भारत के जेलों में कैद मछेरों के घर वालों की तड़प है, जो अपने प्यारों की जुदाई के गम में निढाल है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी किसी को मना नहीं किया, किसी का भला किया, किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं कैसे उसने पकड़ लिया। जाल से जेल तक का सफर करने वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन गरीब मछेरों को बच्चों की भूख के आगे पानी पर खींची सरहदी लकीर नजर नहीं आई और इसी खता की सजा उन्हें कैद की शक्ल में मिलती है। और अक्सर नफरत और कशीदा हालात के बाइस तफ्तीश और तहकीक का अमल इतना पेचीदा हो जाता है कि जान जिस्म से निकल जाती है, लेकिन मछेरे कैद से नहीं निकलते। हम सोए हुए थे, हमारे को उठा के फिर हमारे को नेवी में रखा, नेवी से लेके हमारे को सीधा लांडी जेल में लाया, लांडी जेल से फिर हम इधर आए, फिर हमको लांडी जेल में रखा 2-4 दिन, हमारे को फिर उधर रखा फिर 1 साल 12 महीना हमारे को जैसा हो गया। आहों और सिसकियों का ये सिलसिला सरहद के दोनों पार जारी है और इस अहम मसले का हल माहीगीरों को कैद करने से नहीं, सोच को आजाद करने से निकलेगा।
हर दिन एक नया इम्तिहान है, एक नया दर्द है जिससे गुजर रहे हैं ये माहीगीर और उनके ख़ानदान। जब भी कोई माहीगीर पाकिस्तान या भारत की जो हुदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर मछली चोरी का मुकदमा सबसे पहले बनता है। अब ये जो मछली चोरी का मुकदमा है इसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल है, लेकिन अक्सर केसेस में माहीगीर अपने खिलाफ मुकदमे के आगाज़ के इंतज़ार में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक संगीन मसला है जिसके हल के लिए पाकिस्तान और भारत ने तकरीबन 10 साल पहले एक जुडिशल कमीशन तरतीब दिया था जिसमें इन दोनों ममालिक के 4 रिटायर्ड जजेस शामिल थे। इस कमीशन ने दोनों मुल्कों की मुतादिद जेलों के दौरे भी किए, वहां पर जो कैद माहीगीर हैं उनसे मुलाकातें की, बास को रिहाई भी दिलवाई, लेकिन फिर पाक भारत ताल्लुकात खराब हुए, ताल्लुकात बिगड़े और ये कमीशन गैर फाल हो गया। इस वक्त हाल ये है कि 4 साल गुजर चुके हैं, इस कमीशन का कोई इजलास मुनक्किद हुआ है और ना ही इस कमीशन की किस पर अमल किया गया है। इस कमीशन ने माहीगीरों के इस अहम मसले के हल के लिए जो चंद तजावीज़ पेश की थी, अगर वो तजावीज़ देखें तो इसमें सबसे अहम तजवीज़ गिरफ्तार माहीगीरों के खिलाफ केसेस का अमल उसको तेज़ करना है। ये कमीशन फिर साल में 1 मरतबा दोनों ममालिक की जेलों का दौरा करना चाहता था, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। आखिर क्यों इन तजावीज़ पर अमल नहीं हो पा रहा और माहीगीरों से मुताल्लिक ये जो जुडिशल कमीशन है 4 साल से गैर फाल क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बिर साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल बिर साहब आपका। ये कहिएगा कि अब ये तो खुशाइन बात है कि इतवार को पाकिस्तान 68 माहीगीर रिहा करने जा रहा है। खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान और भारत की जानिब से ये इकदाम तो लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान अब जो इतवार को ये कदम उठाने जा रहे हैं, भारत की जानिब से कुछ माहीगीर ऐसे हैं कि जिनकी रिहाई का इम्कान है, कोई उम्मीद है इस हवाले से? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उठाया है कि इसके मतलब हमेशा से ऐसा होता है कि हम पाकिस्तान की तरफ से ही ऐसे इकदाम किए जाते हैं खैर सगाली के तौर पे या मतलब एक इंसानियत के नाते पर, लेकिन हमेशा से हिंदुस्तान से ना हमें कोई उन्होंने कभी कोई ऐसा इकदाम किए और ना ही हमें उनसे कोई ऐसी उम्मीद रही है। लेकिन इंसानियत के नाते, हम पाकिस्तानी होने के नाते हमेशा से हम लोग ये माहीगीरों की जो एक प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसेस होता है कि जैसे कि कोई एक माहीगीर गिरफ्तार होता है तो उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, उनकी वो देखे जाते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो रिलीज करने का प्रोसेस को मतलब जितना जल्द अज जल्द कर सकते हैं हम लोग वो कर देते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ता है कि हिंदुस्तान में हमारे कई ऐसे माहीगीर हैं जो 1999 से आज तक उनकी कैद में है और उनके लिए कोई पुरसान हाल नहीं है या उनको कोई भी मतलब आवाज़ उठाने वाला उनके लिए नहीं है। और 12 दफ़ा हमने भी लेटर लिखे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने लिखे, फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिखे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कि वो इस खैर सगाली पे के तौर पर हमारे जैसे हम उनके बंदे रिलीज कर रहे हैं ऐसे वो हमारे गरीब माहीगीर उनको जो है वो भी रिलीज करना चाहिए उनको। ठीक है अब्दुल बिर साहब, वैसे तो आप बड़े इकदाम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि वेरिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन माहीगीर जब भी पकड़े जाते हैं, मुकदमा जो बनता है मछली चोरी का मुकदमा बनता है, 1 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं है उसकी, फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि माहीगीर अपने केसेस शुरू होने का जो अदालती प्रोसेस है उसका इंतजार करते हैं, बड़ा एक लंबा टाइम गुजर जाता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम फिशरीज की तरफ से तो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेंजर्स, डीजी रेंजर्स और इन सबको हम अपनी तरफ से आगाही दे देते हैं कि ये फिर आगे ये स्टेट का काम होता है कि वो चूंकि एक स्टेट का मामला होता है, हमें तो कोई इसका इख्तियार नहीं है। लेकिन अब जो इसके लिए कानून बना हुआ है वो कानून तो यही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसमें इनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है, माहीगीरों की वेरिफिकेशन की जाती है और इदारे से चेक किया जाता है, उसके बाद इनको रिहा कर देना चाहिए। मतलब माहीगीर कोई अपनी मर्जी से कोई वो नहीं आता है। एक हमारा फिर का एक एरिया है जो डिस्प्यूटेड है, जो इंडिया भी उस पर क्लेम करता है और पाकिस्तान भी उस पर क्लेम करता है। माहीगीर गलती से अगर उधर चले जाते हैं, अगर ना भी जाएं, उसके करीब भी जाते हैं तो इंडियन फोर्सेस जो है वो उनको जो है वो अरेस्ट कर लेती हैं, जो बड़ी एक ज्यादती वाली बात है। जबकि उनको पता होता है कि ये माहीगीर है, बेजरर लोग हैं, ना इन्होंने ना कोई दहशतगर्द है, ना कोई किसी दहशतगर्दी के मकासद, वो बेचारे तो डेली वेजर्स होते हैं, अपने हैंड टू माउथ होते हैं, रोज की शिकार करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक जो आलमी मुआहदे हैं उसके तहत आलमी ये जो माहीगीर होते हैं समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर पाकिस्तान और भारत दोनों में ही हमने देखा है कि इस मुआहदे के पाबंद तो हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों जानिब से यही कार्रवाइयाँ की जाती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं। आप मुसलसल गिरफ्तार माहीगीरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसको लीड तो उनके लीडर तो हैं आप,
वजह क्या देखिए, देखते हैं? हमेशा आदमी से, मुआहदे पर अमल क्यों पाकिस्तान नहीं ने कभी होता? भी पहल नहीं की, बल्कि हमारी जो आप देखें कि यहाँ पर हमारी जो लांचें हैं पाकिस्तान की, वो आज भी 124 के करीब लांचे पाकिस्तान की जो है वो उनकी मतलब उनके पास उन्होंने वो मतलब पकड़ी हुई हमारी, जबकि हमारे पास जो लॉन्चेस उनकी होती हैं वो हम रिलीज कर देते हैं। साथ ही जैसे लोग छोड़ते हैं उनकी लॉन्चें भी उनको दे देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने कोई 2016 में भी कोई मेरा ख्याल में कोई 70 के करीब लॉन्चें उनकी जो है ना वो वापस की। लेकिन ये ज्यादती और ये हमेशा से हिंदुस्तान की तरफ से रही है, ना सिर्फ हमारे पानियों में बल्कि ये बॉर्डर्स पे भी आप देख ही रहे हैं कि रोज जब जैसे ही उनको मौका मिलता है तो कोई ना कोई दहशतगर्दी वाला एलिमेंट उनके अंदर, वो आपको पता है कि वो हमेशा से इस तरह से शरारत करते रहते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, हमारे स्टेट को देखना चाहिए कि इसमें किस तरीके से हमें यूनाइटेड नेशन में उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं या हम कैसे मतलब वो करें। हम तो देखें इस चीज़ में हमेशा से आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क रहा है और पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है और हर तरफ से मतलब अपने अंदरूनी और बैरूनी चारों तरफ से पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात का सामना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कल भी हमारे पाकिस्तान की तरफ से पहला कदम है कि हम लोग ये बिल्कुल पाकिस्तान तो ये कदम उठा रहा है। आपको उम्मीद नहीं है कि भारत की जानिब से ऐसा कुछ होगा? लेकिन वो जो जुडिशल कमीशन बना था उसका क्या हुआ? दोनों मुमालिक का दौरा किया था उस कमीशन ने, कई माहीगीर ऐसे थे जिनको रिहाई भी दिलाई थी। इस कमीशन के सामने आप लोगों ने अपने मसाइल रखे, कोई बात हुई? कमीशन काम कर रहा है इस वक्त या बिल्कुल फाल नहीं है? इस वक्त तो फिलहाल तो हमारी कोई बात नहीं हुई है अभी तक। मैं चूंकि नया मैंने अभी चार्ज लिया है पिछली का, तो इसके हवाले से हमने एक जल्द ही एक मीटिंग हम अरेंज कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द हम इस सिलसिले में एक मीटिंग रखेंगे और उसमें देखेंगे कि इनके लिए क्या हम इनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और कुछ हमने भी अपने तौर पे कुछ पॉइंट्स या कुछ हमने चीज़ें दी हैं कि जिसके ज़रिए हम इंशाल्लाह अपनी जो बॉर्डर एरिया है या मतलब जैसे नेविगेशन सिस्टम है या दूसरी कुछ जदीद आलात इनको दे दिए जाएं ताकि ये हम इनको प्रॉपर जो है माहीगीरों को अपने माहीगीरों को मॉनिटर कर सकें कि ये कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल बर साहब, चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे हमरा थे। माहीगीरों का जो मामला है, दोनों मुल्क के माहीगीर, इसको बहुत जल्द हल होना चाहिए। इसके लिए जुडिशल कमीशन अहम किरदार अदा कर सकता है। अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे फौरी तौर पर और बात करेंगे कुछ कबायली इलाकों की। पाक फौज की कोशिशें, कबायली इलाकों में अमन आया है और अब पाक फौज इन इलाकों का जो पुरअमन और मुस्बत चेहरा है वो दुनिया को दिखाने के मिशन पर है। इस सिलसिले में पाक फौज मुसलसल एक्टिव भी है। हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान, खासतौर पर जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं, उनका पुरअमन चेहरा दिखाया जा सके। मीरान शाह में कुछ दिन पहले पाक 11 और यूके मीडिया 11 के दरमियान मैच इसी कोशिश का एक हिस्सा था और इस इवेंट के कामयाब इनेकाद से मीरान शाह में अमन और पाकिस्तान की जो कोशिशें थी उसको दुनिया ने देखा। हाल ही में कराची में एयर शो ने पुरअमन पाकिस्तान की जो दास्तान है वो फिजाओं रोज एक्रोबेटिक्स टीम ऑफ रॉयल एयरफोर्स और JF थंडर 17 ने फिजाई करतब का शानदार मुजाहिरा दिखाया था। और अब खबर जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान मोटर कार रैली है और खूबसूरत पाकिस्तान को दुनिया के सामने पेश करने की एडवेंचर से भरपूर ये कोशिश है। ये रैली खुंजराब से शुरू हुई है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएगी और फिर गवादर तक पहुंचेगी। बड़ी तादाद में गाड़ियां इस रैली में शरीक हैं जो कि पाकिस्तान में जो अमन है उसका चेहरा दुनिया को दिखा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओ